सभापति महोदया, ये शब्द का जो स्वरूप है समक्का सरखा, मैंने अपने मित्रों से बगल में बैठ करके जानना चाहा कि ये कौन है, और काफी परिश्रम के बाद मैं समझ पाया कि ये एक प्रकार से दर्शनीय, उनके लिए प्रेरणा, आदिवासियों के लिए प्रेरणा प्रतीक ये सिंबल थे, जहां आज भी आंध्र प्रदेश में करोड़ों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं और वो पूजनीय है। और सरकार ने 2014 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये विधेयक लाया है, जिसमें एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो ट्राइबल विश्वविद्यालय के रूप से जाना जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं, और ये स्पष्ट है कि कोई भी विश्वविद्यालय भारत में किसी एक समाज और एक के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि ये एस्पिरेशनल है, और मुझे लगता है कि सुप्रिया जी इसी विषय को रखने का तरीका अलग से बता रही थी, बाय saying that it's a tribal university is basically to put it at that's an aspirational university. It cannot confine to a particular section of the society, and that is the vision of the Honorable Prime Minister. मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक जीवन में, एक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती है वो शिक्षा की होती है। हम सब यहाँ बैठते हैं, जिस तरह से सदन में आते हैं, सबसे पहले संस्कार घर में मिलता है, उसके बाद स्कूल में मिलता है, विद्यालय में मिलता है, विश्वविद्यालय में मिलता है, और उसके बाद अपने जीवन में अपने संगत के साथ मिलता है। और हम अपने प्रारंभिक जीवन का लगभग 15 वर्ष से 18 वर्ष शिक्षा में व्यतीत करते हैं, और शायद वहीं से शुरुआत होती है हमारे जीवन की शुरुआत। हमारे जैसे लोग सदन के भीतर आते हैं, कागज पलट के पढ़ते हैं, आपसे संवाद कायम करते हैं, मित्रों से बात करते हैं, भाषण देते हैं, और इसकी ताकत मूलतः उसी शिक्षा से है जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कहते हैं। मैं तो वैसे इसलिए संदर्भित हूं कि मैं, सदन को बहुत नहीं पता होगा कि मेरे पास 4 प्रोफेशन हैं। मैं पेशे से पिछले 30 साल से राजनीति में हूं, विधायक हूं, सांसद रहा हूं, और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, और अभी ये बहुत कम लोगों को। दूसरा है, मैं सिर्फ संदर्भित करना चाहता हूं कि मैं वहीं आ रहा हूं, आप, मैं संदर्भित करना चाहता हूं, और मैं पेशे से एक सेकंड बोलने दीजिए, कम टाइम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा का संदर्भ हमारे जैसे छोटे आदमी का, जिसके पिताजी की मृत्यु मैं जब 5 वर्ष का था, और उसके बाद मेरी मां ने सिर्फ मुझे ये दिया। हम लोग कोई बहुत बड़े घर के लोग बिहार में नहीं थे, और मेरी मां ने सिर्फ हमें एक ही चीज दिया, वो शिक्षा दिया। पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वो नहीं है इस धरती पर, उन्होंने शिक्षा दिया। और आज अगर मैं 4 प्रोफेशन हूं, पायलट भी हूं, वकील भी हूं, आपके बीच में सदस्य भी हूं, और सामान्य रूप से ठीक ठाक राजनीति कर लेता हूं, तो मुझे लगता है इसका पूजा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो शिक्षा का। और मैं समझता हूं कि देश में उन 4 करोड़ बच्चे जो आज विश्वविद्यालय में हैं, हम सब अगर बड़ी चर्चा कर रहे हैं एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उन 4 करोड़ बच्चों के बारे में कर रहे हैं जिसके भविष्य के निर्माण की बात हम कहते हैं। हमारे जैसे लोग बहुत छोटे हैं इस विषय में, लेकिन अगर दूरदर्शिता, दृष्टि, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हजारों वर्ष पुराना, विक्रमशिला जो माननीय निशिकांत जी पूर्व राष्ट्रपति के साथ हमें वहां लेके गए थे, ये सब स्थान है कि दुनिया में हर कुछ अलग है। हर चीज जो यहाँ पर अंकित है, जो दिखता है, वो सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो। लेकिन हमारे लिए कुछ विषयों की चिंता ये है, आज केंद्रीय विश्वविद्यालय देश में 56, अब ये शायद 57वां विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, और समय समय पर सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन आखिर में राज्यों को छोड़ करके, ये तो शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों पड़ती है? और मैं उसका संदर्भ सीधे बिहार की तरफ लेके जाऊंगा, जहां से महोदय आप भी आती हैं। और जब भी अब मैं पिछले कई वर्षों से जो अपने विश्वविद्यालय में और अपने स्थानों पर जाता हूं, हालांकि बिहार में मेरी शिक्षा स्कूल तक हुई, फिर मैं पंजाब विश्वविद्यालय में था, जो एक प्रकार से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में, उसके पश्चात छात्र राजनीति करने का धरोहर भी वहीं बना, शिक्षा के माध्यम से ही राजनीति का धरोहर बना, और मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बड़ी शिक्षा के तहत। लेकिन अगर बिहार की तरफ मैं लौट के जाता हूं तो थोड़ी सी मेरी चिंता होती है। और आज अगर बिहार में कई सारे विश्वविद्यालय हैं, लगभग 34-35 विश्वविद्यालय, मैं इसलिए एक संदर्भ के रूप में आपको बताना चाहूंगा महोदया, कि जहां लगभग 4 लाख विद्यार्थी हैं, और किसी भी विद्यार्थी का सेशन 4 साल से 5 साल से कम विलंबित रूप से नहीं चल रहा है। और जब सेशन आता है, और जब बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और जब परीक्षा में देने जाते हैं, तो हमारे जैसे नेताओं पर इस बात का दबाव पड़ता है कि हमारा परीक्षा करा दीजिए। जब वहां परीक्षा की बात की जाती है विश्वविद्यालयों में,
तो वो कहते हैं कि इनका सेशन कंप्लीट नहीं है, और सेशन का मतलब होता है कि वो सेशन कराने के लिए अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी होती है? कॉलेजेस में आप कहीं चले जाओ और वहीं आज आप बिहार का हो या कोटा का हो या देश के किसी कोने में चले जाए, आपको सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खचाखच भरे रहते हैं। और उसका परिणाम है कि आज बच्चे अगर भारत में नौकरी के लिए और बाध्यता अगर डिग्री की ना हो, तो बच्चे कम से कम मेरे राज्य में तो कॉलेज में ना जाए, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही डिग्री लेकर के निकल जाए। क्योंकि सरकार और संविधान की बाध्यता है कि आपको डिग्री लेके आना है, इसलिए कॉलेजों में जाकर के वो परीक्षा देने के लिए कहते हैं कि मेरी परीक्षा आ गया है, मुझे डिग्री चाहिए। आखिर ये व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी। अगर मैं थोड़ा सा कह रहा हूं बिहार के बारे में, तो हो सकता है कि देश के अन्य कोने में भी इस प्रकार की समस्या होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी। और जब कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बच्चे परीक्षा में तैयारी करके और यूपीएससी तक जाते हैं, तो आखिर डिग्री की महिमा क्या रह जाएगी? ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है। तो मुझे लगा कि कल के बाद मुझे आज वक्त मिला, तो मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है, तो यदि अक्टूबर 2014, 2018, 2015, 23, 2018 और 2016 के माननीय प्रधानमंत्री के एम्स में जो उनका कन्वोकेशन पर एड्रेस था, जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एड्रेस था, जो पीजीआई के मेडिकल कॉलेज पर एड्रेस था, सिंधिया स्कूल में जहां अभी गए थे उसका एड्रेस था, और आईआईटी मुंबई के कन्वोकेशन में जो माननीय प्रधानमंत्री गए थे उसका एड्रेस था, 2016 में कटरा। मुझे लगता है कि अगर उस पूरे विषयों को अगर पढ़ लिया जाए, तो शिक्षा जगत की सोच का क्या प्रणाली होना चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने इन कन्वोकेशंस में कहा है। और मैं समझता हूं कि मैं वहीं से प्रेरणा लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं कल जब अपनी बात समाप्त कर रहा था, तो मैंने ये अध्यक्ष जी आपको कहा कि आखिर में बिहार के बारे में मैंने चर्चा संदर्भित करते हुए बताया कि सेशन लेट है और अधिकांश बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और आज 7.5 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खाली हैं, और अगर बाध्यता ना हो डिग्री का, तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पास करके परीक्षा दे करके पास कर जाए, लेकिन बाध्यता के कारण नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंट्रोल का, एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाला होता है और पढ़ाने वाला भी उसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिलेड होता है। मेरा एक अनुरोध होगा, अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों का परीक्षा अलग होता है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को बिल्कुल अलग कर दिया जाए शिक्षा से, ताकि उसका डेट निर्धारित हो, वो परीक्षा ले, बच्चा वहां पहुंचे, यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी हो, उसको पढ़ा करके भेजे। एक प्रस्ताव था, और ये एक मेरे प्रस्ताव के साथ साथ मैं विषय में आगे बढ़ूंगा। लेकिन महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जहां पर कर्नाटक में, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में हम ये जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं, इसमें 50% है। मैं तो इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं, और शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है जहां हमारे एक सांसद, मैं कभी गया था तो देख के आया, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस हाउस हैज अ कॉलेज जिसमें 80,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक 80,000, जिनको कोई उनके लिए कहीं से उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, उनका खाना, उनका कपड़ा। और सचमुच अगर मंदिर देखना है, तो हमारे एक सांसद हैं अछूता जी, जो इनके भी मित्र हैं, उतनी बड़ी संख्या, चाहे उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन 80,000 ट्राइबल बच्चे इस देश में एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं समझता हूं कि हमको अनुसरण लेना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा तो एक व्यवसाय है महोदय, और इस सदन में, या इस सदन में तो नहीं, अगले सदन में वैसे भी लोग आए जो शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपया कमा करके, कोई शिक्षा कितना व्यवसाय, मैं नहीं लेना चाहूंगा उन पॉलिटिकल पार्टी का नाम, क्योंकि वो माननीय सदस्य हैं, लेकिन इस देश में वैसे भी लोग शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आज वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। उसका कारण स्पष्ट है। जी वो पंजाब से हो, दिल्ली के हो, कई लोग उसमें जेल चले गए हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं जो आज राज्यसभा में पहुंचे। मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये शिक्षा जगत में। लेकिन महोदय, हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, नहीं, जिस राज्य से वो यूनिवर्सिटी है, आप उड़ीसा राज्य के तो नाम ले रहे थे।
उड़ीसा में है। वो व्यक्ति और वो राज्य का भी जरूर उसमें श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80,000 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय। मंदिर देखना है तो वो विश्वविद्यालय जाके देखिए जहां गरीब छोटे छोटे बच्चे जो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, वो 80,000 वैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं। निःशुल्क खाना खिलाना, कपड़ा देना, और सचमुच वैसे लोगों को, और इस सदन के सदस्य है, दिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मैं आगे बढ़ के जाता हूं। औपचारिक शिक्षा के बारे में बात होता है यूनिवर्सिटी में। हम लोग यूनिवर्सिटी में, साहब बिहार की शिक्षा के हालात तो आप जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर या दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वो इशिता हो, गरिमा हो, वो दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट है, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है, और मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिया कि आखिर में किस प्रकार से होता है। लेकिन मैं एक विषय बताना चाहूंगा महोदय, आज भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी नीति लाई एनईपी के तहत। उन्होंने एंडोमेंट कहा। अब हम एंडोमेंट को अगर हिंदी में कहें तो चंदा कहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि इस देश में आज की तारीख में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में, क्योंकि बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, और दिल्ली आईआईएम, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट्स आया, जब से ये नीति लागू हुई है, वो 160 करोड़ रुपया। मैं दुनिया के वैसी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा जहां के बच्चे पढ़ करके इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, हार्वर्ड, $50 बिलियन, लगभग 4,000 करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, $42 बिलियन पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए देते हैं। येल यूनिवर्सिटी, $41 बिलियन they give as an endowment to the university where they have passed out. Look at Stanford, $36 बिलियन हमारी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश के शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी। लेकिन भारत में भी एक और चीज हो रहा है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, लेकिन हम लोगों ने टॉप हैवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालय में पढ़ने इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ये प्रेरणा रहता है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा करके, दुनिया में 10% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएट करके अपने, क्योंकि जो भी हम लोग शिक्षा की नीति बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये मूलतः इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े, और वही आधार होता है। 1 से 2% लोग अपने साथ अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? देश की परीक्षा में अगर हम देखें, आज अगर मेरिट की बात हो तो कायदे से पहले एक समय में होता था कि परीक्षा की डिग्री लेके जाइए और नौकरी ले लिए मार्क्स पर। उसे खत्म किया गया क्योंकि उसके गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी, और उसी का परिणाम है कि आपने केंद्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू की, राज्य की परीक्षाएं सेवाएं शुरू की। लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है? जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम्स हो, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70 से 80% वो कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छा हो वहां रोजगार अच्छा मिलता है, और उसका परिणाम जीता जागता है कि देश के 50% यूपीएससी के जो 50 से 60% यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास करते हैं। तो विश्वविद्यालय के गुणवत्ता को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को अगर हम लोग दूसरे रूप से देखें, क्योंकि भारत में विश्वविद्यालय हम लोग खोलते हैं, भारत में विश्वविद्यालय की तैयारी कराते हैं, भारत में विश्वविद्यालय में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसको हमें निश्चित रूप से उसका निदान निकालना चाहिए महोदय। लेकिन शिक्षा का तो सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम स्वरूप वही होना चाहिए, क्योंकि समय आपने मुझे कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप ये होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े लिखे लोग नहीं भी करते हैं। शिक्षा अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है तो उससे बड़ा शिक्षा धरती का कोई नहीं होता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। धन्यवाद।